हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश गुप्ता। आज के अपने लेक्चर सीरीज में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से फिर शुरू करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वय मतः परम। अर्थात कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद मैं, तू और राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे, यह भी नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज है ना, स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है, हम खुद इस परिवर्तन का एक अंग हैं, तो क्यों ना अपने जीवन को भी हम एक परिवर्तन का हिस्सा बनाएं और जिस चीज में जिसको हम गेन करना चाहते हैं, जिसको हम अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस बनाएं। तो हमारे लिए चाहे वो स्टडी हो, चाहे बिजनेस हो, सब कुछ संभव है और सब कुछ पॉसिबल है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट आपके लिए फिर से उसी चैप्टर को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसको राउंड ऑफ करना। जो हम लोगों ने पढ़ा उसको आज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूं। ये क्वेश्चंस धीरे धीरे हम सीखेंगे और डेली ऐसे 2-5 क्वेश्चन सॉल्व करने से धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। यहां पर स्क्रीन में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो पहले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मैंने आपको जो नंबर दिया है इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है। नंबर क्या है? 6.608792। तो इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है? टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यह है कि मैं इसको यहां तक रिप्रेजेंट करूं, 1 2 3 4 8 तक रिप्रेजेंट करूं, तो 8 के आगे जो डिजिट है दैट इज 7। 8 के आगे जो डिजिट है वो क्या है? 7 है। तो 7 इज ग्रेटर देन 5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस करना पड़ेगा। कहां पर? 8 की वैल्यू को 9 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 है ना, तो हम +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6.60 और ये क्या हो जाएगा? 9 इंस्टेड 8। तो ये इसका 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर का प्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है 42.392800। इसको भी 4 डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर में अगर अरेंज करना है तो क्या करना चाहिए वो ध्यान से समझ लो। अब इसको यहां 4 डिजिट पूरी हो रही है और ये वैल्यू क्या है? 2 है, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि 5 से अगर लेस वैल्यू है तो उसके पहले की डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है। यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 42.39 ही रहेगी, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। समझ आ गया स्टूडेंट? अगला जो क्वेश्चन है उसको यहां पर ध्यान से समझो कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको है, ये क्वेश्चन आ गया और समझ में, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन के कारण ही चीजें क्लियर होती हैं और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कोई चीज समझ नहीं आएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं यहां पे एक और लेता हूं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना है, यहां तक प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू क्या है आपको पता है, 1.81234 इंटू 10⁻³ ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। अब साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब आपको कहां तक इसको करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लाना है। कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान दो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 2 3 4 यहां पे खत्म हो, अगली डिजिट 3 है जो 5 से लेस है। तो आप क्या करोगे, कोई चेंज नहीं, तो 1.812 इंटू 10⁻³ ये 3 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻³ की वैल्यू को हम कभी साइंटिफिक नोटेशन में काउंट करते नहीं। तो इसके पहले की जो वैल्यू है बिफोर दिस, लाइक 1.812, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। अगला एक क्वेश्चन और है 0.008837, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करना, अदरवाइज अगली क्लास में मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा, पहले आप खुद भी कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप सेल्फ ट्राई नहीं करोगे, सेल्फ कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। अब यहां पर देखो, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन यहां पर है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कैलकुलेशंस टू द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 6.4 से। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1.5 में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को भी मुझे पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यानी कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.34 इंटू 10⁻8 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, डिवाइड करो 6.4 से। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना है, 1 है। तो आपको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर लाना है। यानी कि आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट के 1 डिजिट तक ही आपको लेना है, और कोई खास इसमें बात नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस केजी एंड 2.02 केजी। अब यहां पे ये रूल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ और बहुत सिंपल भी है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, यानी कि इतना कि आप बहुत आंख झपकते सॉल्व कर लो। अब जैसे आपने 3.368 को प्लस करना है 2.02 से, तो आप इसको प्लस करोगे तो 8 8 3 और ये पॉइंट और ये 5.388 हो गया। लेकिन यहां पर जो वैल्यू है 0.02, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, यहां तक ही आप ले सकते हो। 2.03 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे यहां तक। तो आगे की वैल्यू क्या है, 8 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा इसके पहले के डिजिट में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 5.39 विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी आ सकते हैं। आज का देखो, लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा, राउंड ऑफ करना सीखा। आज मैंने इसे कुछ क्वेश्चंस करा दिए। आज मैं अब इसमें आपको एक नया टॉपिक ऐड कर रहा हूं, लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट? 11th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। चलो मैं इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। तो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों ने एक्चुअली देखा कि कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ द एटम्स पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड बनाता है, वो कैसे पॉसिबल है। उसके कुछ सर्टेन रूल्स लोगों ने डिसाइड किया, यानी कि इन कुछ रूल्स के बेस पर केमिकल कॉम्बिनेशन को हम डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे।
तो पहला रूल जो सबसे पहली बार आया, उस रूल का नाम है लॉ ऑफ द केमिकल कंजर्वेशन ऑफ द मास। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। अभी देखो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने सबसे पहली बार इसको समझाया और एक्सप्लेन किया in 1789. This law states that during the any physical or chemical change, the total mass of the products remains equal to the total mass of the reactant. यानी कि mass of the reactant will be equal to mass of the product. Mass of reactant will be equal to mass of product. ये बहुत ही जोरदार बात हो गई। अब मास कैसा हो गया? कंजर्व हो गया, और इसीलिए हम इसे कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। कैसे? एक थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर। जैसे एक ये अलग एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि सपोज आपके पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने Hg, देखो हाइड्राजिरम इसका पूरा नाम है, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके HgO ऑक्साइड बनाता है। तो HgO यानी कि दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और आपने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर दिया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी यानी कि Hg प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 में कन्वर्ट हो गया। बैलेंस कर लो अगर, तो यहां पर 2 तो 2 Hg ले लेते हैं और O2। तो ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन इट वाज फाउंड दैट कि यहां पर अगर आप 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं तो 92.6 ग्राम Hg और 7.4 ग्राम आपको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों की वैल्यू को सम कर दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, और ये हो गया 9 और ये हो गया 9, तो 99% ये वैल्यू हो गई, 99 ग्राम की हो गई। आप ये 6 4 10 1, तो हाँ ये तो चलो 100%, ये 92, इसको सम कर दो यहां पर, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ना वो लगभग इसके अप्रोक्सीमेट 100 ग्राम हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ, यहां पर कर लेते हैं सॉल्व इसको, 92.6 एंड 7.4, तो ये हो गया 1 7 2 9 1 10 9 और 1 10, 100 हो गया। तो ये दोनों को सम करने पर जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 100 ग्राम हो गई। यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जितना रिएक्टेंट का मास था, प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसके मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेवोजियर ने एक्सप्लेन किया वो एकदम परफेक्ट था, एकदम सही था। अब इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर एक आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लैंडॉट नाम के साइंटिस्ट ने इसको लेकर के कहा कि भाई तुम्हारा जो रूल तुमने दिया है दैट इज राइट और नॉट। तो लैंडॉट नाम के साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया प्रैक्टिकली। उन्होंने क्या किया? लैंडॉट, LANDOLT, लैंडॉट्स एक्सपेरिमेंट। लैंडॉट ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव दैट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास इज राइट और नॉट। उसने क्या किया कि एक ऐसी H शेप की ग्लास की ट्यूब बनाई, है ना, ऐसी H शेप की ग्लास की एक ऐसी ट्यूब बनाया और उस ट्यूब के 2 पार्ट कर दिए, ऐसे इसके 2 पार्ट कर दिए, ऐसे 2 पार्ट कर दिए।
ये एच शेप की ट्यूब हो गई। इसमें उन्होंने क्या किया, और इसका उन्होंने पहले ट्यूब का वेट किया, अंदर सब्सटेंस लिया, फिर उसका वेट किया और टोटल वेट में से इसको माइनस कर दिया, है ना। तो हमें सब्सटेंस का मास मिल गया बिफोर रिएक्शन। यानी कि सपोज यहां पर उन्होंने क्या किया कि AgNO3 लिया, Ag यानी कि सिल्वर नाइट्रेट लिया, और इसको उन्होंने रिएक्ट करा दिया। किसके साथ रिएक्ट करा दिया उन्होंने, सपोज किसके साथ, NaCl के साथ। तो NaCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, AgCl बन जाएगा। यानी कि AgNO3 रिएक्टेड विथ NaCl, तो ये क्या बना लेगा, Ag, और क्या बना लेगा, Cl, और साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3। तो बिफोर द रिएक्शन जितना मास था, मास बिफोर द रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो मास ऑफ द प्रोडक्ट था, मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। उन्होंने जब रिएक्शन को कंप्लीट किया, अच्छा क्या किया कि उन्होंने AgNO3 और NaCl को दोनों को अलग अलग पोर्शन पे फिल किया, पैक किया, वेट कर लिया, और दोनों को उल्टा सीधा करके मिला दिया। तो दोनों जब कांटेक्ट में, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो गई और प्रोडक्ट बन गया AgCl प्लस NaNO3। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन देयर वाज नो चेंज इन द मास। जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का भी रहा। तो लैंडॉट ने लेवोजियर के दिए गए रूल को अप्रूव कर दिया कि लेवोजियर ने जो लॉ दिया है दैट इज 100% ट्रू। एक्चुअली मास कंजर्व हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। ये एक्सपेरिमेंट आप इसको बना सकते हो। दिस इज द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, इसका शेप है एच शेप ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहां पर दोनों को मिला के एक तरफ AgNO3 और दूसरी तरफ NaCl लेकर के एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिया। अब एक मैं आपको इसके बेस पर क्वेश्चन करवा रहा हूं कि सपोज एक क्वेश्चन यहां पे देखो, बहुत ही बढ़िया सिंपल आपको समझ में आने वाला। 10 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेव 4.4 ग्राम ऑफ द CO2 and X gram of the calcium oxide. Applying the law of the conservation of the mass, calculate the mass of the calcium oxide. तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। अब बहुत ही सिंपल बात है कि पहले इसकी रिएक्शन देख लो। यहां पर जो रिएक्टेंट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऑन हीटिंग यानी कि हीट का सिंबल लगा दो ट्राइंगल, या तो हीट लिख दो, तो ये क्या देगा, CaO प्लस CO2। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अभी आप लोग एकदम समझो ना, केमिस्ट्री सीखना शुरुआत किया है तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी भी मुझे बताना पड़ता है। इसी को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन कहते हैं। या तो आप ऐसा समझ लो, जो मार्बल है ना वो यही है ना। आप जैसे संगमरमर होता है ना, वो भी यही है, संगमरमर भी केमिकली यही है, संगमरमर भी यही है, केमिकल कंपोजिशन सेम है। तो आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2। तो व्हाट वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग 100 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो CO2 कितना बन गया, 4.4 ग्राम बन गया। तो बचा हुआ जो कैल्शियम ऑक्साइड है कितना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू हो जाएगा CaCO3 माइनस CO2। तो ये है 100 ग्राम माइनस 4.4, यानी कि 100 में से 4.4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 95.6 हो जाएगा, 95.6 ग्राम। इतनी क्वांटिटी में यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। यानी कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये अप्रूव हो गया।
यानी द क्वांटिटी ऑफ द एक्स कितनी हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज 95.6 ग्राम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट यहां पर आपको कुछ अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर कोई डाउट है तो इसको और क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लॉ आपको पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ द कांस्टेंट और द डेफिनिट प्रोपोर्शंस। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ द कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी हम इसको कहते हैं। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या तो डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है वो समझ लो। पहली बात तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ फ्राउस्ट ने 1799 में इस रूल को दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound always contains exactly the same proportion of the elements by mass, यानी mass of the element का जो proportion होगा वो सेम होगा। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई सैंपल कलेक्ट करो, सपोज यू आर टेकिंग वाटर। अब वाटर आप कहीं का भी कलेक्ट करो, या तो वो टैप वाटर हो, या तो रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, एवरीवेयर यू आर कलेक्टिंग द वाटर फ्रॉम एनी सोर्स। किसी प्लेनेट से कलेक्ट करो, मून से, जहां से भी कलेक्ट करना वहां से करो, लेकिन हर बार वाटर का कंपोजिशन कैसा होगा, सेम होगा इन ऑल द केसेस। चाहे आप कोई भी केस लो, एवरीवेयर द रेशियो ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स विल बी सेम। यही बात ये कह रहे हैं, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय द मास। मास प्रोपोर्शन हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। प्राउस्ट ने एक्चुअली इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, एक उसमें से लिया नेचुरल और दूसरा क्या लिया, सिंथेटिक लिया। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि एक कब लगाते हैं, जब CO2 प्लस हो, और कार्बोनेट यानी कि CO3 2 माइनस, क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला बनेगा CuCO3। दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक कार्बोनेट, जो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट वन ऑफ विच वाज ऑफ द नेचुरल ऑरिजिन, एक लिया है आपने नेचुरली जो मिलता है, एंड अदर वाज सिंथेटिक, एक केमिकली लैब में बनाया, एंड ही फाउंड दैट the composition of the elements present in was same for both the samples as shown below। उन्होंने देखा कि इनका सबका परसेंटेज, सबका पार्टिसिपेशन, एटम्स का पार्टिसिपेशन सेम है, या तो आप नेचुरल लो या सिंथेटिक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ द कांस्टेंट और द डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स विल बी सेम, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, देखो, कॉपर ऑक्साइड वाज prepared by the two different methods। In one case 1.75 gram of the metal gave 2.19 gram of the oxide। In the second case 1.14 gram of the metal gave 1.43 gram of the oxide, so that the given data illustrate the law of the constant proportion। बहुत ही इसको थोड़ा सा सॉल्व करो दिमाग लगा के, कि कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द टू डिफरेंट, आपने अलग अलग मेथड से क्या बनाया कॉपर ऑक्साइड। तो एक ले लेते हैं हम केस 1, एक ले लेते हैं केस 1 और दूसरा ले लेते हैं केस 2। केस 1 में क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द टू डिफरेंट, इन वन केस 1.7 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। आपने कॉपर को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, तो इसने CuO बना लिया। यहां पर भी वही बनने वाला है, Cu प्लस O, तो 1/2O2 ले लो आप, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 1/2O2 ले लो, है ना, क्योंकि 1O तो कभी होता नहीं है, नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता नहीं है।
अगर होता भी है तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत 300 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल O2 मॉलिक्यूल। अब देखो, तो इसने क्या बना लिया, CuO बना लिया। अब देखो आपने कितना, ये 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल, तो ये मेटल कितना, कॉपर 1.75 ग्राम, गेव द 2.19 ग्राम, ये कितना दिया, 2.19 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। सेकेंड केस में 1.14 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड, सो दैट द गिवन डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ द कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शन कांस्टेंट है कि नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। अब देखो, अब 2.19 ये किसका क्वांटिटी है, CuO का है। तो अगर आप 2.19 डिवाइडेड बाई 1.75, सॉरी उल्टा हो गया है ना, इसको अपोजिट कर देते हैं, 1.75 डिवाइडेड बाई कितना कर दें, तो बचा हुआ जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो दोनों में कैसी आएगी, इक्वल आएगी। परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इज फिक्स, यानी कि 2.19 में जितनी क्वांटिटी ऑक्सीजन की है उतनी ही क्वांटिटी 1.43 कॉपर के साथ इसकी होना चाहिए। अब देखो, तो ये जो है ना, ये कितनी क्वांटिटी होगी, ध्यान दो, 2.19 में से आप 1.75 ग्राम को माइनस कर दो, तो क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी ऑक्सीजन की, पता चल जाएगी। 2.19 माइनस 1.75, तो ये हो गया 4 और 4 और ये हो गया कितना, 0, ठीक है ना, 44, ये 0.44 ग्राम हो गया। इसमें से देख लेते हैं, अब ये 0.44 कौन हो गया, ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लो। अब यहां पर अगर हम 1.43 माइनस 1.14 करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 4 में से ये 0.29 हो गया। अब देखो 0.29 ऑक्सीजन इतना ग्राम है और यहां पे तो उसका परसेंटेज कितना है। अब इसकी क्वांटिटी जो है ना वो कितनी है वो फाइंड कर लो। तो इस केस में 0.44 डिवाइडेड बाई 2.19 इंटू 100 कर दो और इसको भी 0.29 डिवाइड बाई 1.43 इंटू 100 कर दो। तो दोनों में जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू सेम आएगी। यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दोनों में कैसा है, सिमिलर। आप चाहे सिंथेटिक लो, अलग अलग मॉलिक्यूल लो, फिर भी दोनों में कंपोजिशन यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू सेम है। ओके, क्लियर स्टूडेंट। अब अगला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है कि हम किस तरह के इसमें क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो रूल्स पढ़ाए उन रूल्स में आपको मैंने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन में। पहला मैंने आपको पढ़ाया लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास और दूसरा पढ़ाया लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों के छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको रूल्स के साथ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस दिए। अभी इसके 3 लॉज और आपको पढ़ना है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराऊंगा और नए लॉज भी पढ़ाऊंगा। लास्ट में आज के लिए एक पॉइंट ध्यान में रखना है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। आप जिद पे अड़ जाओ, सफलता पक्की है। थैंक यू।